Hello students, welcome once again to the unique classes and in the session of Pinnacle Physics. Here we are dealing with 11th Physics and हम करने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 1. द नेम इज़ फिजिकल वर्ल्ड. ठीक है, तो पहले नेम को समझ लेते हैं. फिजिकल वर्ल्ड मीन्स जो फिजिक्स की नज़र से वर्ल्ड को देखना है हमें और उसके अंदर से जो भी स्टडी है हमें करनी है. अब ये चैप्टर जो है वो वेरी फर्स्ट चैप्टर है एंड एक मिनट होल्ड ऑन करते हैं इस डिस्कशन को. पहले कुछ और बात करते हैं. Firstly, congratulations once again to all the 10th class students who have been promoted to 11th and selected physics, means selected science as a stream, क्योंकि physics तो उसमें फिर आ जाएगी. ठीक है, और देखो कि इस बार आपको फिज़िक्स, बाकी की बात अभी मैं नहीं कर रहा, बाकी सब्जेक्ट टीचर करेंगे. अब इस साल, इस ईयर आपको फिज़िक्स एज अ कंप्लीट सब्जेक्ट स्टडी करना है. दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, है ना. पहले हमने फिज़िक्स पढ़ी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ कैसे पढ़ी है वो पता है हमें कि 9th में पढ़ी है, 10th में पढ़ी है, बट कैसा पढ़ी है एज अ पार्ट ऑफ साइंस. हमारी मेन सब्जेक्ट था साइंस. साइंस के अंदर कुछ एक चैप्टर्स थे, 4-5 चैप्टर्स आते थे साइंस के अंदर फिज़िक्स के, है ना. जब अपने को थोड़ा समझ आने लगती है बातें, मीन्स 9th-10th की बात करें तो कोई 4-5 चैप्टर होंगे 9th में और फिर 10th के अंदर. तो मिला करके भी हमने 10 चैप्टर करे हैं फिज़िक्स के, है ना, बेसिक लेवल पे. अब हम थोड़ा सा उससे ऊपर उठ रहे हैं और इस एक साल के अंदर ही अपने को 15 चैप्टर करने हैं फिज़िक्स के. ठीक है, जो कि हमने सिलेबस डिस्कशन में भी बात करी थी. ठीक है, और अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरा नहीं रहा मैं क्योंकि तुम्हें 15 करने नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ बता रहा हूँ कि अब हमें काफ़ी कुछ करना है और उसके अंदर से ये वाला चैप्टर तो बिल्कुल ही सिंपल है. तो आप 15 चैप्टर को 14 ही मानो, 14 ही मानो कि 14 चैप्टर्स ही हैं हमारे पास. ये तो जस्ट उसका इंट्रोडक्शन है कि जो चैप्टर से पहले कुछ एक लाइनें लिखी होती है ना इंट्रोडक्शन की, तो जस्ट लाइक दैट है कि ये इंट्रोडक्शन ही है चैप्टर का और कुछ भी नहीं है इसके अंदर खास. ठीक है, अब आगे चलते हैं. अब अपनों ने थोड़ा बहुत इसको बना तो लिया, इंट्रो बना लिया इसका. अब अपने स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर में है क्या. तो फर्स्टली लेट मी नो कि चैप्टर कैसा चलेगा. इसके अंदर जस्ट बेसिकली क्या है, कुछ एक डेफिनेशन है, कुछ एक टर्म्स हैं, मतलब कुछ एक ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए. कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ भी खास इस तरह की चीज़ नहीं है जो आपको तंग करे. हाँ, नॉलेज इंप्रूव करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को फिल करेंगे. क्लियर. तो हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही मतलब वर्बली ज़्यादा डिस्कस करेंगे, रिटन में थोड़ा कम डिस्कस करेंगे. और क्योंकि आप अगर साथ में नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको मैं PDF नोट्स का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसको आप जा करके देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बना सकते हैं. और श्योरली आप उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं. ठीक है, वो चीज़ें तो हों ही हों आपके नोट्स में, आप उसके अंदर कुछ ऐड ऑन भी कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल, कुछ टॉपिक्स. आगे चलते हैं. वन मोर थिंग कि CBSE के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के अंदर कुछ 3-4 टॉपिक हैं. हम थोड़े से ज़्यादा कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ लंबा सेशन नहीं हो जाएगा, कुछ 1-2 टॉपिक ज़्यादा कर रहे हैं जो वहाँ पे लिखे नहीं होते, करने होते ही हैं. तो आप ये ना सोचें कि ये एक्स्ट्रा, बिल्कुल एक्स्ट्रा है, हमारे काम की चीज़ नहीं है. तो अब टाइम वेस्ट करे बिना हम स्टार्ट करते हैं. द वेरी फर्स्ट टॉपिक कह दें कि क्योंकि हमें इसमें बेसिक्स पकड़ने हैं. ठीक है, तो लाइक इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, साइंस. अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज साइंस, है ना, तो साइंस क्या है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आएगा कि साइंस तो एक सब्जेक्ट है जो हमने पढ़ा था 9th में 10th में. हाँ, जिसको अच्छा लगता था वो कहेगा कि हाँ बढ़िया था साइंस, याद आती खुशी हो जाएगी. और उसको ज़्यादा अच्छा लगता था उसको ज़्यादा खुशी हो जाएगी. बुरा तो लग नहीं सकता ना साइंस. तो साइंस सब्जेक्ट था. अब डिफाइन करना है अभी इसको, साइंस क्या है, तो हम क्या कहेंगे, मैं कहता हूँ. ठीक है, आप देखें कि साइंस क्या है. साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर को एक्सप्लोर करना, उसके अंदर से प्रेडिक्ट करना, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितनी डेप्थ में हो सके इंफॉर्मेशन को हमें गैदर करना, ये सब साइंस के अंदर ही काम आता है. ओके, साइंस के अंदर यही सब है. तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसके अंदर ये डेफिनेशंस वगैरह ही समझनी है क्या, बिल्कुल यही समझनी है. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि व्हाट इज साइंस. अगर आपसे कोई पूछ लेता तो देन यू हैव टू आंसर दैट साइंस इज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर. शॉर्ट एंड स्वीट आंसर. इलैबोरेट करना है तो आप कैसा भी इलैबोरेट कर सकते हैं. हाँ, एक और चीज़ हम मेंशन कर सकते हैं कि साइंस वर्ड इटसेल्फ, ये बड़ी अच्छी एक हिस्ट्री है इसकी, कि साइंस जो वर्ड है वो किससे बना है, खुद एक न्यू वर्ड या कह दो एक लैटिन वर्ड से बना है, साइंशिया. ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है,
इस वर्ड का लैटिन लैंग्वेज में ये वर्ड है और उसका इंग्लिश के अंदर जो मीनिंग होता है दैट इज़ टू नो, किसी को जानना, और जानना, और जानना। हमने कोई चीज़ देखी, ठीक है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है, कैसी है, कहाँ से है, किस तरह की है। तो एक्सप्लोर करना इज़ बेसिकली लिंक्ड विद द साइंस, या कैरेक्टरिस्टिक में कहीं तो वो क्या होगी, क्यूरियस नेचर हो गया हमारा, कि हम कितने ज़्यादा क्यूरियस हैं। तो एक्चुअली में इसीलिए क्यूरियस नेचर होना इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ साइंस स्टूडेंट, है ना। और हिंदी में इसे विज्ञान कहते हैं, बाकी वो हमारे काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ मेंशन करने वाली है दैट इज साइंटिफिक मेथड। ये एक आधे नंबर में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज साइंस, छोटी छोटी डेफिनेशन है। और देखो कि इस चैप्टर का मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्क्स के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मार्क्स के हिसाब से इसका इंपॉर्टेंस मैं नहीं कह रहा, इसका इंपॉर्टेंस है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। आप इसको मार्क्स के लिए स्किप भी कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है आपका, बट ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होंगे, बातें पता लगेंगी। और जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो जब अंदर जा रहे हैं अपने तो आराम से जाएंगे ना, क्यों स्टार्टिंग के अंदर ही हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स पढ़ें, आराम से जाएंगे। तो साइंटिफिक मेथड एक आया है इसके अंदर कि व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। शायद हमने नाम सुना हो इसका, साइंटिफिक मेथड मीन्स, मेथड मतलब कुछ भी काम करने का तरीका, साइंटिफिक मेथड मतलब साइंस के अकॉर्डिंग काम करने का तरीका। तो व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, साइंस क्या कहते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी थ्योरी को कैसे चेक करना चाहिए, कैसे वैलिड प्रूफ करना चाहिए, इनवैलिड प्रूफ करना चाहिए, तो उसके कुछ एक स्टेप्स हैं। ओके, तो क्या स्टेप्स हैं उसके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साइंस कहता है कि कोई भी अगर आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए उस प्रॉब्लम को, ठीक है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई। फिर किसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, प्रॉब्लम को। सेकेंडली क्या करना चाहिए, केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए, केयरफुल ऑब्जर्वेशन। फॉर एन एग्जाम्पल कि सपोज करो कि आप किसी गेम के मैच के अंदर उसको लाइव देखने गए, कोई ऐसा गेम जो आपको नहीं पता, बिल्कुल एक न्यू गेम है, बिल्कुल नहीं पता, उसके रूल्स वगैरह कुछ भी नहीं पता, बट अगर आप उसको देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, पहली बात तो जो पता नहीं उसमें जाओगे नहीं तुम लोग तो, बट फिर भी मान लो कि कुछ भी, किसी भी फोर्स की वजह से, किसी लालच की वजह से, किसी की प्रेशर की वजह से, किसी वजह से आप गए हो वहाँ पर, तो आप वो गेम देख रहे हो, तो आफ्टर अ कंप्लीट सेशन ऑफ दैट गेम आपको कुछ ना कुछ तो पता लगेगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है। कोई एक आधा छोटा सा रूल तो आप जब वापस आओगे तो अपने माइंड के अंदर लेकर के आओगे कि हाँ ऐसा कुछ होता है ना। तो ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी चीज़ है, तो आप ऑब्जर्व करो, आपको शायद कुछ कुछ बातें समझ में आने लगें। अब ऑब्जर्वेशन के बाद में आपको क्या करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन के बाद में आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अब ये कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल्ड वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कंट्रोल्ड वर्ड का मीनिंग क्या है समझें। कंट्रोल्ड मीन्स कि आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए एक कंट्रोल्ड वे के अंदर, लिमिटेड वे के अंदर, लैबोरेटरी के अंदर, यू कैन से। आपको ऐसा नहीं कि सबके साथ एक्सपेरिमेंट करके देख लेना है, यूनिवर्सली एक्सपेरिमेंट कर देना है। तो आइडेंटिफाई, देन O फॉर ऑब्जर्व, देन E फॉर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए आपको। लाइक अभी जो प्रॉब्लम चल रही है कोविड वाली, तो आपने देखा कि हाँ एक प्रॉब्लम आई है, उसको पहले ढंग से देखें कि हाँ ये प्रॉब्लम आई है। फिर हम ऑब्जर्व करें कि हाँ इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, किस तरह से डील कर रही है, इसके जब बॉडी के अंदर एंटर होता है ये वायरस तो फिर क्या इसके आउटकम्स हो रहे हैं, इंटरनल प्रोसेसेस क्या स्टार्ट हो रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, किस चीज़ की कमी है जो इस पर रिस्पॉन्ड नहीं हो पा रहा। अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग इसका नेचर है, तो वो क्यों है, अगर नहीं है तो एक अलग बात है, बट है ऐसा, ठीक है। तो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए डाटा को। फिर हम क्या करें, अगर हमें कुछ लगा कि हमने इसकी स्टडी कुछ आगे करनी है या फिर हमें इसका कुछ वैक्सीन ढूंढनी है, तो हमें उसका एक्सपेरिमेंट चाहिए। तो हम अगर सपोज अपनी नॉलेज से कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि हाँ हमने ये नॉलेज से यूज़ करके एक वैक्सीन का आइडिया प्रिपेयर किया है, वो सही है या नहीं है, तो उसको आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, बट कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, लेबोरेटरी में। ऐसे नहीं कि आप डिक्लेयर कर देंगे किसी भी जगह पे और फिर लोग आपकी बात मान लेंगे, ना तो आप डिक्लेयर करें और लोग भी आपकी बात मानने वाले नहीं है, ठीक है।
तो फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, फिर आपको उसके रिजल्ट्स को, ठीक है, उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करना चाहिए, एनालाइज द रिजल्ट्स बाय रिपीटिशन और यू कैन से रीटेस्टिंग। ठीक है, ये जो रिपीटिशन कर सकते हो, रीटेस्टिंग कर सकते हो, अगेन एंड अगेन करके आप उसके रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। अब अगर तो रिजल्ट वेरीफाई हो रहा है, अगर रिजल्ट वेरीफाई हो रखा है तो हम कह सकते हैं कि दिस मेथड इज राइट, वी कैन अडॉप्ट दिस मेथड। और अगर मैच नहीं हो रहा देन वी हैव टू करेक्ट दिस वन। ठीक है, उसी को ही तो कहेंगे एनालाइज करना, और फिर हम उसको क्या करेंगे, वैलिड करेंगे। अगर वो वैलिड हो ही नहीं पा रहा तो मेथड क्या हो जाएगा, गलत। जो हमने वैक्सीन वगैरह जो भी ढूंढी है वो गलत है। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करी जा सकती है, दैट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। अभी मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या चीज़ है, और टेंशन बिल्कुल भी लेने की भी, अच्छा इतने सारे स्टेप अपने याद करने पड़ेंगे साइंटिफिक मेथड के अंदर। तो मैंने आपको कहा कि एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, नॉलेज के पर्पज़ से है, और ये सारी चीज़ें ईजिली भी याद हो जाएंगी जब अपने चैप्टर को समाप्त करेंगे। मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम डाटा के अकॉर्डिंग चेक करके देख सकते हैं कि हमने इतने पेशेंट्स को ये वैक्सीन प्रोवाइड करी, उसमें से इतने पेशेंट्स को ये लग गई। ठीक है, या कुछ सिस्टम के अंदर एल्गोरिदम वगैरह सेट कर सकते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर एक बारी, तो इस स्टेप को हम स्किप भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने अलग कलर से लिखा है। और जब ये सही हो जाता है रिपीटिशन से रीटेस्ट होने के बाद, तो हम किसी भी थ्योरी को या तो वेरिफिकेशन दे सकते हैं या फिर उसका फाल्सिफिकेशन दे सकते हैं कि भाई ये थ्योरी वेरीफाइड है या ये थ्योरी फॉल्स है। तो आइडेंटिफाई करो, ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो, रिपीट करो और फिर रिजल्ट दो। IOERR ऐसा कुछ, या जो भी तुम बना लेना। ठीक है, तो ये अपनों ने पढ़ा साइंस क्या होती है, साइंटिफिक मेथड क्या होते हैं। क्लियर? अब इसके अंदर स्टेप्स कुछ हम चेंज भी कर सकते हैं एज पर द प्रॉब्लम, एज पर द सिचुएशन। ठीक है, बट कुछ स्टेप्स ऐसे ही हैं। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्पेस चाहिए, आगे चलते हैं हम इससे। साइंस हमने पढ़ा, अब साइंस के बाद हमें एंट्री करनी थी फिजिक्स के अंदर। तो साइंस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए लेते हैं नया कलर और लिखते हैं यहाँ पे PHYSICS फिजिक्स, कैपिटल्स के अंदर लिखा हमने फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, अब फिजिक्स के बारे में पता होना चाहिए। फिजिक्स भी जो है ग्रीक वर्ड से बना है और उस ग्रीक वर्ड का मतलब है नेचर। तो यहाँ से भी क्लियरली आइडिया लग सकता है कि फिजिक्स के अंदर हमें किसकी बात करनी है, नेचर की बात करनी है, लॉज ऑफ नेचर की बात करनी है। बेसिकली बात करें तो फिजिक्स के अंदर हम किसके बारे में बात करते हैं, लॉज ऑफ नेचर को हम एक्सप्लोर करते हैं कि इस नेचर में, इस दुनिया में कौन चीज़ कैसे चल रही है। देखो अभी अभी ऑब्जर्वेशन की बात हुई थी एक, तो किसी भी चीज़ को सीखने के दो तरीके हैं। एक तो आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले लें उस चीज़ की, और दूसरा आप उसे ऑब्जर्व करके सीख लें। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप एक क्रिकेट मैच देखने गए, ठीक है, और मान लो कि उन्हीं प्लेयर्स को सिर्फ क्रिकेट खेलना आता है और वो अपनी नॉलेज किसी से शेयर नहीं कर रहे, हाँ मैच में बैठने दे रहे हैं। तो अब आपको क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता, कितने प्लेयर हैं, क्या टीम है, कुछ भी नहीं पता, बट आप अब कॉन्टिन्यूसली रोज जब वो मैच खेलते हैं, मैच लगाते हैं, तब आप उनको देखने जाओ एज एन ऑडियंस। क्या आपको थोड़े टाइम बाद रूल्स का पता लग जाएगा कि इसमें दो टीम होती हैं, कुछ एक एम्पायर्स होते हैं, है ना, उंगली करने का काम है जिनका, रूल्स देने का काम है ना, और डिसीजन देने का काम है जिनका, कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ बॉलर होते हैं। इक्विपमेंट पता लग जाएगा आपको कि विकेट्स चाहिए, बॉल चाहिए, बैट चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें पता लगनी स्टार्ट हो जाएंगी आपको। किसी ने आपको कोचिंग दी नहीं, आपने ऑब्जर्वेशन की, क्योंकि जब कोई नहीं बता रहा ना तो हम ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं। तो अब इस नेचर के अंदर क्या हो रहा है, कौन बताएगा हमें? नेचर तो बोलने सर ही, तो कौन बताएगा?
हमें खुद पता करना पड़ेगा जस्ट बाय द ऑब्जर्वेशन. सो दैट इज़ व्हाट फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट. फिजिक्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं, बस उसी नेचर को हमारी ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक्सप्लोर करने वाले हैं. तो रूल हमारे नहीं हैं, नेचर के ही हैं, शुरू से हैं, बट जिसने पहले समझ लिए वो बाकियों को समझा रहा है. क्लियर कि ऑडियंस में किसी ने ये पहले समझा कि भाई बॉल अगर बाउंड्री क्रॉस करती है तो जब अगर टच होने के बाद क्रॉस करती है तो 4 और डायरेक्टली क्रॉस कर जाती है तो 6. जिसको ये कॉन्सेप्ट पहले समझ में आ गया उसने बता दिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ 4 एंड 6, ठीक है, तो उसके नाम से रहेगा. बट वो रूल तो पहले से है, उसने बनाया नहीं, उसने बताया. तो जस्ट लाइक दैट जो हमारे साइंटिस्ट हैं, न्यूटन है, एम्पियर है, क्रिस ऑयस्टर्ड है, माइकल फैराडे है, जो भी हैं, जो भी वो लॉ बता रहे हैं वो लॉ एग्जिस्ट करते हैं पहले से, बट उनको आइडेंटिफाई किया, एक्सप्लेन किया उन्होंने. आई थिंक यू गेट दैट. तो इस तरह की बातें करनी है अपने को इस चैप्टर में, ठीक है. तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी नॉलेजफुल है, वर्थ है चैप्टर आपको देखना, समझना और सीखना, ठीक है. तो फिजिक्स के बारे में हमें पता लगा. अब अगर एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है कि फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते क्या हैं, व्हाट कैन वी रीड अंडर फिजिक्स. तो भाई या व्हाट कैन वी एक्सप्लेन अंडर फिजिक्स, तो इसका आंसर देना पॉसिबल तो है नहीं. पॉसिबल इन सेंस लिमिटेड टाइम के अंदर तो इसका आंसर देना पॉसिबल है नहीं कि भाई फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं. ये तो होगी मजाक वाली बात. फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं वो कैसे बता दें. तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं. अगर आपसे ही स्टार्टिंग कर लें कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो 9th-10th का, तो आपने फिजिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ रखा है. आपने बहुत सारा कुछ पढ़ रखा है. मोशन के बारे में आपने पढ़ा है, लॉज ऑफ मोशन, मोशन कैसे गवर्न होता है, कोई बॉडी किस तरह से रेस्ट पे रहती है, किस तरह से मोशन में रहती है ना. 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, मोशन भी कई तरह का होता है. 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन. अब उसके अंदर टाइप्स ऑफ मोशन भी होते हैं अलग अलग. लीनियर मोशन, सीधी चल रही है जब कार रोड पे, है ना. वाइब्रेटरी मोशन, जब कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है. ओसिलेशन, जब कोई चीज़ ओसिलेट कर रही है. रिवोल्यूशन, जब घूम रही है. रोटेशन, जब अपने ही एक्सिस के अबाउट लाइक अर्थ दोनों ही करती है ना. वाइब्रेशन, ओसिलेशन, अच्छा ये तो हो गए हमारे पास. और भी बहुत सारे मोशन आ गए. फॉरगेट अबाउट द मोशन, मूविंग अहेड. वर्क का कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं इसके अंदर. एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं. पावर का कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं इसके अंदर, है ना. बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं. अर्थ की स्टडी हम इसके अंदर करते हैं, है ना. मैग्नेटिज्म की स्टडी हम इसके अंदर करते हैं. करंट की स्टडी हम इसके अंदर करते हैं. चार्ज की स्टडी हम इसके अंदर करते हैं. सैटेलाइट्स की स्टडी हम करते हैं. जो भी हीट है उसकी स्टडी हम करते हैं. तो बहुत सारा कुछ हम स्टडी करते हैं. तो इसमें हम क्या लिखेंगे आंसर के अंदर, तो पहले तो हम खुद हाथ खड़े कर देंगे, मतलब मना कर देंगे कि एक्चुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब दिस क्वेश्चन इन द फ्यू वर्ड्स, बट फॉर सम इंस्टेंस वी कैन एक्सप्लेन फिजिक्स, एक्सप्लेन दीज थिंग्स अंडर फिजिक्स. और कुछ एक 5-10 टॉपिक हम इसके अंदर डाल सकते हैं. ओके, सो इसका आंसर हम दे देंगे. होपफुली कि आप वो आंसर दे देंगे ऑन माई बिहाफ, ठीक है. तो आप वो आंसर दे देना. और जो भी बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, फॉर एग्जाम्पल चिंटू, ये खुश हो जाएगा आपका आंसर सुन के, ठीक है. अब फिजिक्स के अंदर हम आगे चलते हैं. नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करनी है बात, दैट इज फिजिक्स के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ या कॉम्पिटिटिव चीज़ चलती है, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन. फिजिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन. एक एक करके पढ़ते हैं इनको. पहले आपको इससे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैं, यूनिफिकेशन से. अब इसका नाम देखो क्या कह रहा है, यूनिफिकेशन यानी यूनिफाई करना, और यूनिफाई करना माने इकट्ठा करना, है ना. तो इसके नाम से इसका काम पता लग रहा है वैसे, बट लेट मी इलैबोरेट मच कि यूनिफिकेशन मतलब हम ये चाहते हैं कि जो भी लॉज हैं ना, जितने भी लॉज हैं, वो बहुत सारे लॉज ना रहें, वो कंबाइन होकर के एक ही लॉ बन जाए. जो भी हम फोर्सेस वगैरह पढ़ रहे हैं वो सारी अलग अलग नहीं पढ़नी पड़े, वो कंबाइंड होकर एक ही बन जाए. समझ रहे हैं आप कि जितने भी थ्रेड्स खुले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हम चाहते हैं उनको किसी ना किसी तरह से यूनिफाई करा जाए. तो ये एक क्वेस्ट कह दो या कोई एक प्रोसेस कह दो, चल रहा है फिजिक्स के अंदर. बहुत सारे साइंटिस्ट
कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको यूनिफाई कर सकें किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो बहुत सारे इसके अंदर अटैम्प्ट हुए भी हैं। लाइक सबसे पहला अटैम्प्ट जो है वो न्यूटन के थ्रू हुआ है, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखो उस लॉ का नाम क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि जो ग्रेविटेशन है उससे आप क्या क्या बता सकते हो, वो कहाँ कहाँ लग सकता है, वो यूनिवर्सली लग सकता है। मतलब अगर आपका अर्थ पे खड़े रहना समझाना है तो भी उससे समझाया जा सकता है, मून का और अर्थ का मोशन समझाना है तो भी समझाया जा सकता है, सन और अर्थ या सन और प्लैनेट्स का समझाना है तो भी समझाया जा सकता है। तो ग्रेविटेशनल जो लॉ है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ। तो वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट किया गया न्यूटन के थ्रू यूनिफाई करने के लिए। फिर और किस किसने किया है, इनसे भी आप मिले हुए हो, लाइक ओइस्टर्ड, याद आया? ओइस्टर ने क्या किया था, उसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जोड़ा था। कैसे? उसने कहा था कि मैग्नेटिज्म कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी, कहा था इसने। ओके, फिर इसके बाद एक और पर्सन भी आया था जिसने फिर यूनिफाई किया था, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, इफ यू रिमेंबर 10th क्लास की बातें हैं ये। अब इसने क्या किया था, इसने बदला लिया था, है ना। ओइस्टर ने क्या कहा था कि मैग्नेटिज्म कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, और इसने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक करंट कैन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर यूनिफाई करा। और किस किस लोगों ने अटैम्प्ट कर रखे हैं, और भी बहुत सारे अटैम्प्ट हैं, और मैक्सवेल ने अटैम्प्ट किया हुआ है। देखो इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ते जाएंगे जब हम आगे जाएंगे, बट मैं यहाँ पे कुछ एक डिस्कशन कर रहा हूँ जो कि आप वो चैप्टर करने के बाद अगर देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी, और जब वो चैप्टर कर रहे होंगे जिसकी बात यहाँ करने वाले हैं तो हमें इसके बारे में याद आ जाएगा कि हमने डिस्कस करा था। लाइक कुछ लॉज की बात करूँ मैं, कि लॉज को यूनिफाई करने का जो काम है वो आपको दिखेगा। जो गैस इक्वेशन है ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के अंदर आएगी। गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, ऐसी कोई इक्वेशन होती है। अभी आप सिर्फ देख लो इसको, कोई भी टेंशन ले लेंगे बिल्कुल भी। PV इज इक्वल टू nRT एक इक्वेशन है, इसके अंदर कई सारे 3-4 रूल्स छुपे हुए हैं। तो वो 3-4 रूल्स हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ। अब उन लॉ की बजाय हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये इक्वेशन याद कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी से यूनिफिकेशन, ठीक है। आगे भी थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही। यूनिफिकेशन आई थिंक क्लियर हुआ कि हम चाहते हैं फिजिक्स के अंदर एज अ फिजिसिस्ट कि सभी चीज़ें ईजिली समझाई जा सकें। ऐसा ढेर ना लगाओ कॉन्सेप्ट्स का या अलग अलग तरह की फोर्सेस का कि इस नेचर को समझाने के लिए ये अलग कॉन्सेप्ट, इसको समझाने के लिए अलग कॉन्सेप्ट। नहीं, यूनिफाई करना चाहते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट हो जिसे सबको समझा दें। जस्ट लाइक आधार कार्ड है ना, यही चाहते हैं कि एक कार्ड हो ऐसा आइडेंटिफाई करने वाला जो हर जगह चल रहा है। ऐसा नहीं कि हर जगह पे अलग अलग आइडेंटिफिकेशन दिखानी पड़े। तो द कॉन्सेप्ट इज सेम, बट हाँ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए इसका। फिर है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब, हमने नाम इसका पढ़ा तो शायद इससे थोड़ा आइडिया लग गया हो। रिडक्शन में रिड्यूस करना, कम कर देना, छोटा कर देना, ठीक है। तो किसी प्रॉब्लम को अगर अपने छोटा कर रहे हैं तो उसे कह देंगे रिडक्शन। तो फिजिक्स के अंदर भी हम इसको फॉलो करते हैं कि हम क्या करते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम आई तो हम उसे रिड्यूस कर करके ऑब्जर्व करते हैं, उसको बेसिक लेवल पे ले जाते हैं। कि लाइक अगर आपको किसी थर्मोडायनामिक बिहेवियर के बारे में स्टडी करना है, थर्मोडायनामिक बिहेवियर मतलब कि हीट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं, मैं कह रहा हूँ कुछ बातें आपको थोड़ी हो सकता है ना समझ में आए, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी और इसको सुनते रहें। जस्ट आ रहा है तो अच्छा, नहीं आ रहा तो और अच्छा, जस्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है। जो भी हमें थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस स्टडी करने होते हैं, हीट एक्सचेंज कहीं पे हो रही है, इंजन कैसे काम कर रहे हैं, उन सब की प्रोसेसिंग अगर अपने को स्टडी करनी है तो हम बेसिकली क्या स्टडी करते हैं या किस तरह से स्टडी करते हैं उनको, एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर की बिहाफ पे सब चीज़ें स्टडी करते हैं उनकी, ठीक है। जो भी इनकी वर्किंग वगैरह है वो किस पे स्टडी करते हैं, किस पे बेस करके, टेम्परेचर पे, ठीक है। या और अगर केमिस्ट्री वगैरह की बात करें, अब केमिस्ट्री और फिजिक्स कहीं पे जा कर के मिलते भी हैं, ठीक है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, एटम के अंदर आ जाते हैं। एटम के अंदर फिर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब से रिलेट करके स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस से लेकर स्टडी करते हैं। तो हम प्रॉब्लम को रिड्यूस करके स्टडी करते हैं ताकि हम उसको बड़े ही बेसिक लेवल से स्टडी कर सकें, ठीक है। और एक बड़ा ही प्रोवर्ब इम्पॉर्टेंट है, फेमस है, जो मुझे याद आया अभी केमिस्ट्री का नाम लिया तो,
कि फिजिक्स के बारे में एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, क्या कि फिजिक्स इज द, लिख देता हूँ मैं साथ में, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंसेस, किंग ऑफ साइंसेस एंड मैथमेटिक्स, एंड मैथमेटिक्स इज द क्वीन। जो फिजिक्स है वो सभी साइंसेस के अंदर से किंग है और मैथमेटिक्स इसकी क्वीन है। हाँ, अब केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में मेरे से मत पूछना क्योंकि मुझे भी नहीं पता वो क्या है, ठीक है। तो एक प्रोवर्ब है, वो कहती है कि साइंसेस के अंदर से, और होपफुली किसी फिजिक्स लवर की ही प्रोवर्ब होगी, कि साइंस के अंदर सबसे जो किंग है वो है फिजिक्स और क्वीन है वो मैथ्स। अब ये किंग और ये क्वीन क्यों है? क्योंकि फिजिक्स करने के लिए आपको मैथ्स आनी चाहिए। एक्चुअली एक और प्रोवर्ब भी है कि मैथमेटिक्स इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अब ये प्रोवर्ब भी याद करनी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी याद नहीं करनी। तो मीन्स जस्ट इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन है, अभी हमने इंट्रोड्यूस किया, और इस प्रोवर्ब के साथ आई थिंक इस सेशन को एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसको कंटिन्यू करेंगे।